प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंचल कुमार शर्मा सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हमने पढ़ लिया है। अब हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो है क्वथनांक उन्नयन। ये अपना दूसरा सेकंड अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन in boiling point। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक उन्नयन के बारे में हम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में कि क्वथनांक क्या होता है, किसे कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा क्वथनांक के बारे में कि किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर वह उबलने लग जाता है, जिस पर वह उबलने लग जाता है, ये क्वथनांक की डेफिनेशन हमने छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन क्वथनांक को यदि वाष्प दाब से जोड़ दिया जाए, क्वथनांक को यदि द्रव है और उसी द्रव के वाष्प दाब से यदि क्वथनांक को परिभाषित किया जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। तो कोई भी विलयन कब उबलता है, हमारा ये क्वेश्चन है। कोई भी विलयन कब उबलता है, तो कोई भी विलयन कब उबलता है, जब उसका वाष्प दाब बराबर हो जाता है किसके, वायुमंडलीय दाब के। जब उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब यानी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो विलयन उबलने लग जाता है। देखिए, हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में ये द्रव भरा हुआ है। अब होता क्या है कि द्रव के जो कण होते हैं ये वाष्पित होने लगते हैं, वेपराइजेशन इनमें शुरू होता है अगर द्रव अपना क्या है, वाष्पशील है। तो इसकी वाष्प बनने लगती है और इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है वो दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो ये जो वाष्प दाब है, इस द्रव में जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो इसकी सतह पर दाब डाला जाता है, ये जो वाष्प दाब है, इस वाष्प दाब का मान यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब भी बताया गया है 1 बार या 760 mmHg। ये अलग अलग इसके मात्रक हैं, ये बार में है, ये mmHg में है। तो 1 बार या 760 mmHg ये वायुमंडलीय दाब के मान भी बताए गए हैं कि वायुमंडलीय दाब का मान सामान्यतया इतना होता है। अब यदि ये वाष्प दाब है ये इनके बराबर हो जाए
ये जो वाष्प दाब है इसका मान एक बार हो जाए या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो फिर विलयन उबलने लग जाता है, जिसे हम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। तो किसी भी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे ही हम क्वथनांक कहते हैं। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन है क्वथनांक की। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो किसी द्रव का वह निश्चित ताप, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो कोई भी द्रव है अगर उसका जो वाष्प दाब है यानी उस वेपराइज है और उसकी जो वेपर बनती है उसका जो वेपर प्रेशर है यानी वाष्प दाब है, अगर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वाष्प दाब बराबर वायुमंडलीय दाब हो जाता है उस ताप को ही, वो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, निश्चित होता है वो, उस ताप को ही हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं उस ताप को। अब मैंने यहां लिखा है निश्चित ताप, तो क्यों? क्योंकि ये निश्चित होता है इसीलिए यहां लिखा गया है निश्चित ताप। यानी जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये निश्चित ताप है जो आप किसी भी बुक में और कभी भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो आप यही पढ़ोगे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये निश्चित हो गया, इसलिए यहां लिखा गया निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक की ये डेफिनेशन आई है कि किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे देखिए, हम बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन की। किसकी बात करेंगे? क्वथनांक उन्नयन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या देखा कि वाष्प दाब जो है उसी से क्वथनांक रिलेटेड है, यानी क्वथनांक का सीधा सा संबंध वाष्प दाब से है, ये हमने अभी देखा है। तो एक बार हम वाष्प दाब की चर्चा करते हैं। वो चर्चा क्या है कि हमारे पास कोई पात्र है और इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। हमारे पास कोई पात्र है और इस पात्र में ये द्रव भरा हुआ है। तो इस पात्र में जो द्रव भरा हुआ है उसकी जो वाष्प होती है उसके द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब होता है। यहाँ ये जो द्रव है ये कैसा है, यानी इसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि यदि शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया जाए, शुद्ध विलायक में यदि हम 1 चम्मच चीनी मिला दें या नमक मिला दें, क्या मिला दें? नमक या चीनी, तो ये क्या होता है? अवाष्पशील होता है। ये क्या होता है? अवाष्पशील होता है। तो इसमें हम नमक या चीनी 1 चम्मच इसमें हम डिजोल्व कर देते हैं, मिला देते हैं,
तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने के बाद अब ये क्या बन जाता है, अब ये बन जाता है विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। तो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो बने विलयन का जो वाष्प दाब है, बने विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलय की तुलना में कम हो जाता है, और कम हो जाता है जिसे हमने पिछले टॉपिक में परिभाषित किया है, उसे हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। इसी पिछली वीडियो में हमने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। अब आपसे ये पूछा गया कि वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? अवाष्पशील विलययुक्त जो विलयन है उसका वाष्प दाब, यहां इस विलयन की चर्चा कर रहे हैं तो इसका वाष्प दाब कम होगा और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। यानी अवाष्पशील विलययुक्त जो विलयन होता है उसका तो वाष्प दाब क्या होता है? कम, और जो विलायक है, वेपराइज है, वाष्पशील होता है, उसका वाष्प दाब क्या होता है? अधिक। अब विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है ये भी मैंने आपको वहां बताया था, क्योंकि विलयन में कुछ कण ऊपर विलय के अवाष्पशील विलय के कण भी उपस्थित होते हैं जो शुद्ध विलय के कणों को घेर लेते हैं। एक तो टोटल ऊपर फेस, ये जो सरफेस है इसका, इस सरफेस के ऊपर सारे ही कण वाष्पशील हो, यानी पहले द्रव था तो सारे कण वाष्पशील ही उपस्थित थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि इसमें अवाष्पशील कण भी होंगे तो वो विलय के कणों को भी घेर लेते हैं, जिससे वाष्पन की प्रक्रिया घट जाती है और वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि विलयन का जो अवाष्पशील विलययुक्त जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम होता है और विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। शुद्ध विलय की तुलना और विलयन की तुलना, दोनों की वाष्प दाब की तुलना की जाए तो आपको शुद्ध विलय का वाष्प दाब अधिक मिलेगा और अवाष्पशील विलयक जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम होगा। तो कहने का मतलब, यदि हम इस जल में, शुद्ध जल में, विलायक में यदि हम अवाष्पशील विलय ठोस नमक को मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है और इसे ही हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब यहाँ सीधा सा संबंध वाष्प दाब का हमने क्वथनांक से भी किया है कि क्वथनांक का संबंध वाष्प दाब से होता है। क्या संबंध होता है कि वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब वो उबलने लग जाएगा। तो देखिए हमारा ये विलायक है। अब इस विलायक को हम गर्म करते हैं और एक पात्र में हमारे पास विलयन है। एक पात्र में क्या है? विलयन। इस पात्र में विलयन है और इस पात्र में क्या है? विलायक। ये शुद्ध विलायक है इसमें, और इसमें ये है विलयन। और विलयन भी कैसा है? जिसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला हुआ है। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ इसमें मिला दिया गया है, यानी नमक को इसमें ऐड कर दिया गया है। किसको ऐड कर दिया गया है? नमक को। अब यदि इसका वाष्प दाब हम माने सामान्य ताप के ऊपर इसका वाष्प दाब 0. हम माने 4 बार है, ये मान रहे हैं। माना इसका वाष्प दाब है वो 0.4 बार है, यानी सामान्य ताप पर भी इसकी वेपराइज बनेगी क्योंकि जल वाष्पशील होता है। तो यहाँ अपना जो जल है वो वेपराइज है, वाष्पशील है। अपन एक पात्र में जल को रख दे तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि उस पात्र में जल की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल
वाष्पशील यौगिक है उसकी वाष्प बनती रहती है, उड़ता रहता है वो। तो उसी प्रकार हम यहां मान रहे हैं कि सामान्य ताप के ऊपर इसका वाष्प दाब 0.4 बार है, लेकिन इसमें आपने नमक मिला दिया है। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? विलयन में। कब? जब आप इसमें अवाष्पशील विलय नमक मिला देते हैं। तो अब 0.4 बार जो इसका वाष्प दाब था उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। माना इसका वाष्प दाब हो गया 0.2 बार। मैंने बार लिखा है, तो बार क्या है? दाब का मात्रक है। बार दाब के मात्रक है, पास्कल है, बार है, टोर है, mmHg है, तो ये दाब के ही मात्रक है। अब यहाँ ये 0.4 बार दाब शुद्ध विलायक का था। जब हम इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते हैं तो इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब अवनमन हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि शुद्ध विलय के कणों को अवाष्पशील विलय पदार्थ के कण घेर लेते हैं, जिससे वाष्पन की प्रक्रिया घटने के कारण विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। उसे हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो इसका वाष्प दाब हो गया कम, 0.2 बार। अब वायुमंडलीय दाब कितना है? वायुमंडलीय दाब कितना है? तो वायुमंडलीय दाब होता है कितना? 1 बार या 760 mmHg। तो यदि हम बार में अगर बात कर रहे हैं नीचे, तो यहां भी हम बाहर ही लेते हैं। अब देखो, हमें 0.4 से 1 बार तक हमारा टारगेट है कि हमें 1 बार तक पहुंचना है, और एक हमारा टारगेट है कि हमें 0.2 से 1 बार तक पहुंचना है। तो 0.4 से 1 बार तक हमें पहुंचना है, ये हमारा क्या है? टारगेट है। ये हमारा क्या है? टारगेट है। और इधर भी हमारा 1 बार क्या है? टारगेट है। टारगेट क्यों है? क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब है, और वायुमंडलीय दाब के बराबर यदि वाष्प दाब हो जाएगा तो फिर वो विलयन या विलायक है वो उबलने लग जाता है। तो ये भी इसका क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है। अब जब वाष्प दाब का मान, मैंने बताया था आपको, वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तभी अपना जो द्रव है वो उबलने लग जाता है। द्रव कब उबलता है? जब वाष्प दाब बराबर वायुमंडलीय दाब हो जाता है। तो 0.4 को भी 1 बार तक होना है, यानी ये जो संख्या है या ये जो दाब है इसका टारगेट 1 बार है, और 0.2 बार वो भी कितना होना है? 1 बार। यानी ये 0.4 से बढ़कर 1 बार होगा तब ये उबलेगा, और ये 0.2 बार से 1 बार होगा तब ही उबलेगा। तो पहले कौन सा उबलेगा? तो पहले ये उबलेगा। क्यों? क्योंकि 0.4 से इसको 1 बार में जाना है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। इसको 0.2 से 1 बार तक पहुंचना है तो इसको समय लगेगा। अब इसको समय लगेगा तो विलयन गर्म हो रहा है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो जब 0.4 से 1 बार होने में समय लगेगा, उससे कहीं ज्यादा 0.2 बार से 1 बार होने में समय लगेगा। तो इस प्रकार से इस विलयन को विलायक की तुलना में ज्यादा गर्म करते हैं, इसको हीट ज्यादा मिलती है। अधिक समय तक गर्म करेंगे तो ज्यादा हीट मिलेगी, लगातार उसको हीट मिलती रहती है, तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। किसके क्वथनांक में? विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और यह वृद्धि ही क्या कहलाती है? क्वथनांक उन्नयन। यह वृद्धि ही क्या कहलाती है? क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे अब ये 100 डिग्री सेल्सियस जब 0.4 बार दाब 1 बार दाब तक पहुंचता है, तब इसका टेम्परेचर, यानी ये उबलने लग जाता है, और इसका टेम्परेचर देखा गया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस था। इसीलिए कहा जाता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों?
क्योंकि जल का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब तक पहुंचता है, तब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर ही जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब देखो, अब हमने इसमें नमक मिलाया था, इसका वाष्प दाब घट गया था। अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचना है, तो 0.4 बार एक बार तक पहुंचा तो उससे कम समय लगा, लेकिन 0.2 बार जब पहुंचेगा एक बार तक तो उसे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये 0.4 है, अधिक है, 0.2 और भी डाउन में आ गए तो उसको और भी ज्यादा समय लगेगा। तो अधिक समय लगेगा तो विलयन जब अधिक समय तक गर्म होगा तो उसको अधिक ऊष्मा मिलेगी, अधिक हीट मिलेगी, तो उसके टेम्परेचर में वैसे भी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो इसका टेम्परेचर माना लगभग 105 डिग्री सेल्सियस होगा, तब ये उबलेगा। तो हमने क्या देखा कि विलय का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस है और विलयन का क्वथनांक कितना हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस घटे हुए वायुमंडलीय, इस घटे हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए विलयन को विलय की तुलना में अधिक समय तक गर्म किया जाता है, जिससे इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और इस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। तो सीधा सा हमारा जो संबंध था वो क्वथनांक का संबंध हमारा किसके साथ है, वाष्प दाब के साथ है, कि वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो विलयन उबलेगा। तो वायुमंडलीय दाब का मान 1 बार है और इसका 0.4 बार वाष्प दाब था। अब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके वाष्प दाब में गर्म करने से वेपर बनेगी तो उसके वाष्प दाब में भी वृद्धि हो जाती है। तो इसका वाष्प दाब 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 और 1 बार हो गया। अब ये चलेगा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1 बार होगा। तो ये तो सामने आप देख रहे हो, इससे पता चल रहा है कि ये तो जब इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो 0.4 तक तो ये ऑलरेडी कंप्लीट है। अब ये 0.5 बार से शुरू होगा, हम जब इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो ये इस सीमा तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। लेकिन ये अब हमने इसमें नमक मिला दिया है तो इसके वाष्प दाब में कमी आ गई है। अब ये 0.2 बार से और 1 बार तक पहुंचेगा तो इसे अधिक समय की आवश्यकता होगी, अधिक समय तक विलयन गर्म होगा, तब जाकर वो उबलेगा। इसीलिए अधिक समय तक उसको ऊष्मा में ताप में वृद्धि होगी और जिस ताप पर वो उबलेगा वो उसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। इसीलिए विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलय के क्वथनांक की तुलना में अधिक होता है और इसे ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन क्यों होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, और आया हुआ भी क्वेश्चन है कि क्वथनांक उन्नयन क्यों होता है या क्वथनांक किसे कहते हैं, उसके बाद उन्नयन क्यों होता है। तो देखिए एक बार और समझा देता हूं आपको। जैसे देखिए, ये एक लड़का है ए और इसके पास है 500 रुपए। अब इसका भी टारगेट क्या है, इसको भी 1000 रुपए करने हैं, ये इसका टारगेट है। दूसरा लड़का है जिसके पास 300 रुपए है और इसका भी टारगेट दोनों का समान है, दोनों विलायक और विलयन दोनों का टारगेट समान ही था। और समान क्या था कि दोनों को वायुमंडलीय दाब के बराबर उनका वाष्प दाब होना चाहिए, यानी 1 बार दाब होना चाहिए। अब जिसके पास 500 रुपए है उसको भी 1000 करने हैं, जिसके पास 300 रुपए है उसको भी 1000 करने हैं। अगर आप देखो तो 500 पर डे के यदि 100 रुपए दिए जाए तो 500 इसके पास है तो इसको 5 दिन तक काम करना पड़ेगा। यानी इसको पर डे के 100 रुपए दिए जाते हैं तो ये 5 दिन और काम करेगा तो इसके पास 500 रुपए और आ जाते हैं। लेकिन इसको भी
100 रुपए पर डे दिए जाते हैं, तो इसको कितने दिन काम करना पड़ेगा? 7 दिन काम करना पड़ेगा। यानी इसको अधिक समय तक काम करना पड़ेगा, तो इसको 700 रुपए और मिलेंगे तब इसके पास 1000 होंगे, और इसको 500 मिलेंगे तब इसके पास 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको बी को ज्यादा समय तक काम करना पड़ा। दोनों की जो रेट है वो सेम है, 100 रुपए इसको पर हावर के हिसाब से मिल रहे हैं या पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं, इसको भी 100 रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं। तो ये तो 5 दिन में ही अपने 500 कंप्लीट करके 1000 कर लेगा, लेकिन इसको ज्यादा समय लगेगा। इसी प्रकार से हमारा विलियन था कि विलियन का वाष्पदाब कम हो गया था। कब? जब हमने जल में नमक मिला दिया था, विलियन का वाष्पदाब कम हो गया था। उस वाष्पदाब कम होने के कारण उस घटे हुए वाष्पदाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना था, तो उसे अधिक समय तक गर्म करना पड़ रहा था, जिससे उसके क्वथनांक में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। इसीलिए क्वथनांक में क्या होता है? उन्नयन होता है। इसीलिए क्वथनांक में क्या होता है? उन्नयन। तो देखिए एक बार, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। पहले तो हम देखते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का वह निश्चित ताप, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी एक बार के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिस निश्चित ताप पर उसका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, तो बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है। शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है। तो यही पढ़ाया हमने कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो किसका क्वथनांक ज्यादा हो गया? विलयन का क्वथनांक क्या हो गया? अधिक हो गया। इसे क्वथनांक उन्नयन है, इसे टीबी से दर्शाया जाता है। टी मीन्स टेम्परेचर और बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। जो यहाँ टीबी लिखा है ना, ये बी दर्शाता है किसको? बॉइलिंग पॉइंट को। ये बी किसको दर्शाता है? बॉइलिंग पॉइंट को। टी किसको दर्शाता है? टेम्परेचर को। इसे टीबी से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं? टीबी से। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी। तो क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ये क्वथनांक उन्नयन के बराबर आया। तो टीबी क्या है? टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक।
विलयन का क्वथनांक। और टीबी नोट क्या है? शुद्ध विलाय का क्वथनांक, शुद्ध विलाय का क्वथनांक। तो जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब इसमें नमक मिला दिया तो माना 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये तो हो गया किसका? टीबी नोट, शुद्ध विलाय का क्वथनांक। ये किसका हो गया? विलयन का क्वथनांक। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा? टीबी माइनस टीबी नोट, यानी 120 विलयन का क्वथनांक माइनस विलय का क्वथनांक बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से डेल्टा टीबी क्या आया? 20 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो ये था हमारा क्वथनांक उन्नयन। अभी इसमें बाकी है, डेरिवेशन बाकी है इसका। अभी डेरिवेशन पढ़ेंगे, विलय के मौजूद द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र भी इससे व्युत्पन्न करेंगे, और एक इसमें ग्राफ हो रहेगा। तो ग्राफ से भी इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, समझने के लिए समय की बहुत आवश्यकता है, समय चाहिए। बाकी वैसे 10 मिनट में कंप्लीट करवाने में कोई फायदा भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स के रूप में काम आएगा, लिखो। और उसके बाद आपको अभी बताया जाएगा आगे का कि ग्राफ से इसे किस प्रकार से समझेंगे। अब देखिए, ये आपको ग्राफ और समझा देता हूं मैं। क्वथनांक उन्नयन को ग्राफ से किस प्रकार से समझाया गया है, उसके बाद डेरिवेशन अपन अगले वीडियो में देखेंगे इसका। तो देखिए, हम वाष्प दाब और ताप के बीच, वाष्प दाब और ताप के बीच हम क्या करते हैं? एक आरेख बनाते हैं, वाष्प दाब और ताप के बीच। ठीक है, ये हमने एक आरेख बनाया। अब वाष्प दाब और ताप के बीच हमने आरेख बना दिया है। अब हम क्या करते हैं वो देखिए। यहां जो वाष्प दाब, ये जो वाष्प दाब की जो लाइन है, ये हमारी लाइन किसकी है? जब वाष्प दाब, ये वाष्प दाब चल रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ये इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो वाष्प दाब यहां पहुंच जाएगा तो विलयन उबलने लग जाएगा। तो हमारा लास्ट टारगेट था ना, वो टारगेट क्या था हमारा? वायुमंडलीय दाब, ये हमारा टारगेट था। ठीक है, अब हमारा जो विलयन का जो वाष्प दाब है, यानी यहां कोई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मान रहा हूं मैं इतना टेम्परेचर। उस केस में आपको मैंने बताया था कि वाष्प दाब ये एक ही, तो ये जो वाष्प दाब है, ये इन दोनों की हम तुलना करें तो ये वाष्प दाब कम है, तो ये विलयन का है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। और ये वाष्प दाब किसका है? विलायक का है। इतना समझ में आया कि वाष्प दाब है वो विलयन का वाष्प दाब वो कम होता है और विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। तो यहां तो है विलायक का वाष्प दाब और यहां है विलयन का वाष्प दाब। लेकिन यहां टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं यहां 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम जल की बात कर रहे हैं। तो यहां मैं कुछ सामान्य ताप ले लेता हूं। तो सामान्य ताप के ऊपर, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर विलायक, यानी मैं इसको यहां कमरे का ताप मान रहा हूं, यहां क्या मान रहा हूं? इसको कमरे का ताप। ठीक है, इसके ऊपर विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और उसमें हमने नमक मिला दिया तो विलयन बन गया, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? अब हमने ये भी पढ़ा है कि ताप बढ़ाओगे तो वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। तो वाष्प दाब और ताप में क्या संबंध होता है? वाष्प दाब और ताप में संबंध होता है समानुपाती का। वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वाष्प दाब है वो ताप के समानुपाती होती है। आप गर्म करोगे, ताप बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा,
अब पहले हम विलायक को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी वाष्प दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये वक्र आएगा समानुपाती के लिए, यहां से बढ़ना शुरू हो गया। इसी प्रकार से विलयन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और विलयन का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहां इसको ए और इसको बी कर देता हूं, इसको सी और इसको डी कर देता हूं, कवर्ड लाइन है देखिए। तो विलायक के वाष्प दाब में वृद्धि हो गई। अब विलयन था तो विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होगी। ठीक है, अब विलायक का जो वाष्प दाब है वो वृद्धि कर रहा है, पहुंच रहा है, जा रहा है, और जाते जाते उसका स्टेशन आ जाता है ये। और ये स्टेशन किसका है, वायुमंडलीय दाब। ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है, वायुमंडलीय दाब की। अब इसी प्रकार से विलयन भी है, वो भी चलता है, यहां से पहुंच रहा है, जा रहा है, और जाते 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 इसका स्टेशन यहां आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले स्टेशन किसका आया, विलायक का। बाद में स्टेशन किसका आया, विलयन का। स्टेशन पर पहुंचने के लिए ज्यादा समय किसको लगा, विलयन को। ज्यादा समय तक किसे गर्म करना पड़ा, विलयन को। इसलिए विलयन का क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, विलायक से। इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वथनांक उन्नयन का क्या आ जाता है, ग्राफ आ जाता है। तो अब हम ये इस वाष्प वायुमंडलीय दाब के ऊपर इसका तो टेम्परेचर ये है, यानी बॉयल जहां हो रहा है, और इसका टेम्परेचर ये है, यहां ये बॉयल हो रहा है। तो यहां ये विलयन का क्वथनांक और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब जैसे माना ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अब ये कितने पर हो रहा है, माना 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। तो अब दोनों में अंतर यहीं तो कर देंगे, 105 माइनस 100, तो ये अंतर यहीं आ जाएगा। तो ये जो अंतर है ये क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन। तो हमने क्या देखा कि विलायक का जो वेपर प्रेशर था, वाष्प दाब यहां से बढ़ना शुरू हुआ, गर्म करने पर, ताप बढ़ाने पर समानुपाती वक्र आएगा। अब वो अपने स्टेशन यहां पहुंच जाता है। विलयन का कम होता है वाष्प दाब, उसको भी हम गर्म करेंगे, गर्म कर रहे हैं, पहुंच, उसका स्टेशन यहां आया। तो ज्यादा समय किसको लगा, विलयन को। तो विलयन का क्वथनांक देखिए, यहां से भी आपको पता चल रहा है कि टीबी से नोट से आगे टीबी आ रहा है। तो यहां जो क्वथनांक है, ये दोनों क्वथनांक को दर्शा रहे हैं। अब ये किसके क्वथनांक को दर्शा रहा है, तो ऊपर चलिए वायुमंडलीय दाब आ गया, तो ये विलायक के क्वथनांक को दर्शा रहा है। ये किसके क्वथनांक को दर्शा रहा है, तो ऊपर जाइए तो वायुमंडलीय दाब आ गया, तो वायुमंडलीय दाब के साथ किसकी लाइन आ रही है, विलयन की। तो ये विलयन के क्वथनांक को दर्शा रहा है। तो यहां हम आगे बढ़ रहे हैं तो ताप में वृद्धि हो रही है। तो विलयन का क्वथनांक आगे है, इसका क्वथनांक पीछे है, यानी विलयन का क्वथनांक अधिक होता है शुद्ध विलायक की तुलना में। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। तो अब एक बार एक चर्चा और करता हूं मैं, यहां देखो आप, टीबी नोट के ऊपर ये जो वायुमंडलीय दाब यहां है ना, तो इस वायुमंडलीय दाब तक कौन पहुंच गया, विलायक पहुंच गया। लेकिन जो विलयन था ना, वो वायुमंडलीय दाब तक नहीं पहुंचा है, वो यही है वो, और इस तक नहीं पहुंचा है, यानी ये यहां है। तो वायुमंडलीय दाब तक ये नहीं पहुंचा है, ये यहां जाएगा तब ये वायुमंडलीय दाब तक पहुंचेगा। और वायुमंडलीय दाब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाष्प दाब का मान जब वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर होगा तभी वो विलयन उगलेगा। तो इस प्रकार से क्वथनांक में ये क्या हो गया, उन्नयन। तो ये आप वक्र या ग्राफ है, इसको भी आप उतार लीजिए। मैंने इसको भी आपको समझा दिया है, क्वथनांक उन्नयन को भी ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। तो ये भी उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अब मैं आपको इसका डेरिवेशन करवाने वाला हूं। अब देखिए, क्वथनांक उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है।
क्वथनांक उन्नयन क्या है? एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, यानी विलय के कणों की संख्या पे निर्भर होता है। तो क्वथनांक उन्नयन समानुपाती विलयन की मोललता, यानी क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता के बारे में अध्ययन हमने पहले कर लिया है। तो क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, कहने का मतलब हम जितना द्रव्यमान उसमें विलय का मिलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो उसके क्वथनांक उन्नयन में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। कैसे? जैसे देखिए, अगर आपने 200 ml जल लिया और इसमें 10 ग्राम क्या मिलाया? नमक। या 200 ग्राम आपने जल लिया है, 10 ग्राम नमक मिलाया है। अब आपने यहां वही 200 ग्राम क्या लिया है? जल लिया है, 200 ग्राम जल है, और इसमें आपने मिला दिया 20 ग्राम नमक। तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा। तो अवांछित विलय पदार्थ की जो मात्रा है, इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, क्वथनांक विलयन का भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यानी क्वथनांक में उन्नयन भी उसी अनुपात में जो है वो वृद्धि करेगा। यदि ये 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबलता है मानव, तो ये 120 से ज्यादा ताप पर उबलेगा। 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर ये उबलेगा। तो जैसे जैसे विलय की मात्रा इसमें मिलाई जाएगी, उसी प्रकार से क्वथनांक में भी वृद्धि होती जाएगी। तो ये क्वथनांक किस पे डिपेंड हुआ? इसके ऊपर, अवांछित विलय के ऊपर। तो विलयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसी वजह से है। तो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी समानुपाती की जगह हम लगा देते हैं केबी बराबर केबी। अब देखिए, ये केबी क्या आ जाता है? तो केबी आ जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक ये आ जाता है अपना केबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए, अब हम इसको भी डिफाइन करें, इसकी भी हम परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं। कैसे? यदि विलयन की मोललता बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तो n की जगह 1 आया, तो डेल्टा टीबी की जगह बराबर, इसके बराबर क्या आया? केबी आया। ये क्या है? क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया, यानी उसके बराबर हो गया। तो कब हुआ? जब विलयन की मोललता कितनी है? 1। तो यदि किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तो उसका क्वथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यदि किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तो उसका क्वथनांक उन्नयन है। यदि किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो तो उसका क्वथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कभी? जब किसी विलयन की मोललता क्या हो? 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो देखिए, अब हम केबी का क्या लेते हैं? मात्रक। केबी का क्या लेते हैं? मात्रक। तो केबी बराबर क्या आया? डेल्टा टीबी बटे एन। डेल्टा टीबी ऊपर क्या है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर में क्या होता है? केल्विन। और नीचे क्या है? मोललता, और मोललता का क्या होता है? मोल
प्रति किलोग्राम, यानी मोल केजी इनवर्स। तो इस प्रकार से केल्विन, अब केजी ऊपर चला जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो गया, केल्विन केजी, अब मोल ऊपर जाएगा तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से ये हमारे पास केबी का क्या आ गया, मात्रक। तो आप मोलर उन्नयन स्थिरांक और इसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। अब ये आया हमारे पास मात्रक। अब आगे देखिए, इससे एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले की भी हम चर्चा कर लेते हैं। डेल्टा टीबी बराबर केबी एम आया, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी, मोलरता का सूत्र यहां लिख दीजिए आप। तो मोलरता का सूत्र तो पढ़ा ही होगा आपने, WA गुणा 1000 बटा MA गुणा WB। तो इस प्रकार से हमारे पास उन्नयन ज्ञात करने का सूत्र आ गया। अब यहां MA ज्ञात करने का सूत्र भी आ सकता है। तो MA ज्ञात करने का सूत्र क्या आ जाएगा, KB गुणा WA गुणा 1000 बटा डेल्टा TB गुणा WB। तो ये विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का भी फॉर्मूला आ गया है, हमने यहाँ मोलरता लगा दिया है, मोलरता का फॉर्मूला। अब यहाँ आपको प्रत्येक के बारे में लिखना है, MA क्या है, KB क्या है, डेल्टा TB क्या है, WA क्या है और WB क्या है। तो MA क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। MA क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। KB क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक उन्नयन। WA क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा। और WB क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हम इस फॉर्मूले में जो भी है वो हमने लिख दिया है। अगर आपको क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और क्वथनांक उन्नयन से विलय का मोलर द्रव्यमान MA ज्ञात करना है, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वथनांक उन्नयन से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐसे इसको डेरिवेट किया गया है, लेकिन आरबीएससी के सिलेबस में इस फॉर्मूले को कुछ अलग प्रकार से डेरिवेट किया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज का अपना मैं टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितना आपको पढ़ाया गया है, वो क्या क्या पढ़ाया गया है, उसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और उसके बाद आगे आने वाला जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज मैंने आपको क्या बताया है, क्वथनांक के बारे में आना चाहिए। दूसरा क्या बताया है, क्वथनांक उन्नयन के बारे में, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। तीसरा बताया है कि क्वथनांक उन्नयन क्यों होता है, क्या कारण है कि क्वथनांक उन्नयन होता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया है आज मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में, कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहा जाता है। और नंबर 4 बताया है डेल्टा TB ज्ञात करने का सूत्र, डेल्टा TB ज्ञात करने का सूत्र। डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक उन्नयन। और आगे बताया है MA ज्ञात करने का सूत्र, MA ज्ञात करने का सूत्र, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। किससे, क्वथनांक उन्नयन से विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया गया है।
इस प्रकार से आप इनको कंप्लीट करना, उसके बाद आपको आगे आने वाला टॉपिक समझ में आएगा। अब देखिए, आज हमने देखा कि जल का टेम्परेचर क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नमक मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है और एक 150 डिग्री सेल्सियस का जो जल है, इन दोनों जल में यदि आलू को डाल दिया जाए तो कौन से जल में आलू जल्दी उबलेंगे, पकेंगे, मतलब 150 वाले में जल्दी उबलेंगे। इसीलिए कभी दाल या आलू उबालते समय आप जल में नमक डाल दो तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो आज वाले टॉपिक से हमें दैनिक जीवन के लिए भी लाभ मिला है, और वो लाभ क्या मिला है कि आलू या दाल बनाते समय जल में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए तो जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिससे वो आलू या दाल को जल्दी से प्रभावित करता है, जल्दी से उबाल देता है। तो हमने ये पढ़ा। एक देखिए, एक हम ये जानना चाह रहे हैं, अगला है हमारा, इसी में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं मैं आपको। वो क्या है कि जो लोग ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, यानी पहाड़ी के ऊपर, हिल स्टेशन पे जो रहते हैं यहाँ, तो जो हम ऊपर जाते हैं तो वाष्प दाब में, वायुमंडलीय दाब में क्या आ जाती है, कमी। वायुमंडलीय दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब एक तो हम यहाँ धरातल पर हैं और एक हिल स्टेशन पे है, तो यहाँ वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 बार है, और यहाँ वायुमंडलीय दाब कितना है, जैसे 0.8 बार है। तो यहाँ का वायुमंडलीय दाब देखा जाए और यहाँ का वायुमंडलीय दाब देखा जाए तो दोनों में क्या है, अंतर है। तो अगर यहाँ कोई आदमी है और उसको कहा गया है कि आपको भाई यहाँ आलू उबालने हैं, इसको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 बार दाब तक वाष्प दाब पहुंचेगा तो टेम्परेचर जल का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0.8 बार वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब ही कम हो गया, वायुमंडलीय दाब में ही कमी आ गई। तो अगर इसको तो 0.4 बार से 1 बार पहुंचना है, इसको 0.4 बार से और 0.8 ही पहुंचना है, तो 0.4 से 0.8 पहुंचना है, 0.4 से 1 बार पहुंचना है। तो ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब में क्या होती है, कमी। धरातल पे नीचे वायुमंडलीय दाब में ज्यादा है वायुमंडलीय दाब, तो ऊपर वायुमंडलीय दाब में क्या होती है, कमी। तो विलयन का जो क्वथन है, इसका जो क्वथनांक है, यानी जो वाष्प दाब है, वो वायुमंडलीय दाब के पास जल्दी ही पहुंच जाएगा, बजाय यहाँ, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब में क्या है, अधिकता है, ऊपर वायुमंडलीय दाब में क्या है, कमी। तो ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण इनके क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम, क्योंकि 0.4 से 0.8 बार तक करना है तो विलयन हो या विलायक हो, उसको कम समय तक गर्म करना पड़ेगा, जिससे उसका क्वथनांक भी क्या होगा, कम। तो ऊंचे स्थानों पर क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ऊंचे स्थानों पर यहाँ थोड़ा समय भी लगेगा आपको आलू और दाल बनाने में। तो ये भी एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है अपना, क्वथनांक उन्नयन से ही, कि ऊंचे स्थानों पर क्वथनांक के मान में कमी का कारण क्या है। तो ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब ही कम होता है, तो वाष्प दाब जल्दी से वायुमंडलीय दाब के नजदीक पहुंच जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का हमारा क्वथनांक उन्नयन जो टॉपिक था वो हमने देखा है। आगे मैं आपको एक काम बता रहा हूं, उस काम के लिए आपको करना क्या है, डेल्टा टीबी और डेल्टा पी, ये तो क्या है, क्वथनांक उन्नयन, और ये क्या है, वाष्प दाब अवनमन। ये इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, ए बी, ये अपना क्वेश्चन ही मान के चलो आप। ए तो मैं कर रहा हूं कि समानुपाती, और बी मैं कर रहा हूं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये आज का अपना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर ए या बी में मेरे पास इसका आंसर भेजना, आपका ए आता है या बी आता है, यानी समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जवाब आपका जरूर मेरे पास पहुंचना चाहिए, और आप इसके जवाब के लिए आपके जो ग्रुप बना रखे हैं उसमें जरूर आप इसका जवाब दीजिए। और इसके बाद
डेल्टा टीबी और डेल्टा टी में यदि आपको संबंध के बारे में मालूम है तो हम इसका सूत्र का जो डेरिवेशन है उसको करने में आसानी रहेगी। थोड़ा दिमाग लगा के देखना कि डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन दोनों में क्या संबंध होता है, समानुपाती और या व्युत्क्रमानुपाती। आपके जवाब की मैं प्रतीक्षा करूंगा। निश्चित आप सोच समझकर सही आंसर देंगे। धन्यवाद।